हेलो प्यारे साथियों। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री अड्डा 2.8 पर। आज हम लोग साथियों क्या देखेंगे, हमने जो है अभी तक लगभग 6-7 क्लासेस प्राचीन इतिहास की ले ली हैं, जिसमें जो है उसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ हमने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया और वहाँ से आप सभी लोग जाकर रिवीजन उसका कर लेंगे। और बहुत बढ़िया पीडीएफ, एक नंबर पीडीएफ भाई साहब, एक नंबर क्लास नोट्स है। ऐसे नोट्स शायद ही कोई देता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद ही कोई देता होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ, शायद कोई देता होगा, बट मुझे उसके बारे में रेयर जानकारी है। जैसे कुछ चैनल्स पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन इस टाइम में जो है फिलहाल अभी कोई देने वाला आपको नहीं मिलेगा। सब पेड बैच भाई, सबके पेड बैच। कुछ दिन आएंगे क्लासेज, उसके बाद सब पेड कर दिए जाएंगे भाई। पेड नहीं भाई, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आता रहेगा इस पर। फाउंडेशन बैच हमेशा इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएगी, ठीक है। चलिए, तो आज आप सभी लोगों के लिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या भाई, संगम युग, महाजनपद काल एवं जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। हम प्राचीन भारत के इतिहास में क्या देख रहे हैं भैया? संगम युग, महाजनपद काल, मगध राज्य का उत्कर्ष। जैसे इसके पहले हमने क्या क्या देख रखा हुआ है, इसके पहले हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो है प्रागैतिहासिक काल, प्राग काल, ये सब कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सबको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और जो है वैदिक युग, इन सबको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं भैया? संगम युग, महाजनपद काल एवं जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है भैया। दक्षिण भारत में जो है संगम युग, उत्तर भारत में जो है महाजनपद एवं मगध, ये सब कुछ चल रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं संगम युग के बारे में। किसके बारे में भैया? संगम युग के बारे में। लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक संगम युग जो है भाई कब से कब तक चला था? तो लगभग 300 ईसा पूर्व से जो है लगभग 600 ईसा पूर्व तक जो है ये चला हुआ था संगम युग। कवियों के जो है समागम को जो है संगम कहा जाता है। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य की गई। समझ लो भाई, कवियों के जो है समागम को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। और संगम साहित्य की रचना लगभग जो है 300 ईस्वी से जो है ईसा पूर्व से जो है ईसा पूर्व से जो है लगभग जो है 600 ईस्वी के मध्य की गई, ठीक है। संगम साहित्य में रची गई कविताएं प्रेम और युद्ध पर आधारित थी। संगम साहित्य जो था उसमें जो है रची गई कविताएं जो थी वो प्रेम और किस पर आधारित थी? युद्ध पर आधारित थी। संगम युग में जो है तमिल क्षेत्र को 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य शासन था। चेर, चोल, पांड्य, ये इतने शासन थे भाई संगम साहित्य के संगम युग में, ठीक है, तमिल क्षेत्र में। चोल जो थे उनकी राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी जो है उत्तरी मल्लूर थी। तत्पश्चात उरेयूर तथा तंजौर या तंजावुर राजधानी बनी। यानी कि भाई जो चोल थे उनकी पहली राजधानी यानी कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तरी जो है मल्लूर थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, इनकी राजधानी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होकर कहाँ जाती है भाई? उरेयूर तथा जो है तंजौर या फिर तंजावुर, उसी को कहा जाता है, ये इनकी राजधानी बन जाती है। वर्तमान क्षेत्र कौन सा भैया? तो तमिलनाडु का मध्य एवं जो है उत्तरी क्षेत्र जो है, तमिलनाडु का मध्य एवं जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या हो गया भैया? चोल हो गया। और इनका राजकीय चिन्ह क्या था भैया? तो बाघ था। राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। महत्वपूर्ण शासक इसमें कौन हुआ था? करिकाल हुआ था। करिकाल जो है ये महत्वपूर्ण शासक था चोल साम्राज्य का। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आखिरकार इसमें से जो है चोल साम्राज्य से कौन संबंधित है, कौन सा राज्य? तो करिकाल, ये याद रखना, करिकाल जो था ये जो है चोल साम्राज्य से संबंधित शासक था। और राजकीय चिन्ह क्या था भैया? बाघ था। अभी फिलहाल चोल जो है किस क्षेत्र में, अगर पूछा जाए उस टाइम जो चोल साम्राज्य था वो अभी के किस जगह पर या किस एरिया में है? तो यह जो है भैया कहाँ पर है? तमिलनाडु का मध्य एवं जो है उत्तरी क्षेत्र में देखने को ये हमें मिलता है, ठीक है। चेर, चेर के बारे में क्या भैया? इनकी राजधानी वांजी या फिर वाची, वांची, वांजी या फिर वाची, जो वांची जो है इसकी क्या थी? राजधानी थी। इसका वर्तमान क्षेत्र जो है केरल का मध्य एवं जो है उत्तरी क्षेत्र, केरल का जो मध्य और जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये वाला केरल का मध्य और उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर क्या था भैया? एक सेकंड। हम्म चेर का जो है भैया, ये जो है केरल वाला, जो ये चेर देख रहे हो यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, ये वाला क्षेत्र क्या था भैया? चेर का था उस टाइम। इस टाइम वो है कहाँ पर? केरल का मध्य और उत्तरी जो क्षेत्र है वो उस टाइम चेर का हुआ करता है। इनके राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल का बाघ था, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण शासक कौन से थे चेर के? तो उदयन जेरला, उदयन जो है जेरल जो है ये कौन थे भैया? उदयन जो है जेरल जो है ये चेर के थे। और जो है सेन गट्टुटुवन, गट्ट गुट्टुटुवन क्या थे भैया? सेन गुट्टुटुवन,
ये जो है चेर के क्या थे भैया, महत्वपूर्ण शासकों में से थे। ठीक है, पांड्य के बारे में हम लोग देखते हैं। पांड्य की राजधानी जो थी वो मदुरै थी, जो कि क्या थी इनकी भैया, प्रारंभिक राजधानी जो है कोरकई थी। इनकी बाद में क्या हो जाती भैया, मदुरै हो जाती। प्रारंभिक राजधानी इनकी जो है कोरकई जो है देखने को मिलती है, और इनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है, मदुरै में है। कहाँ पर है भैया, मदुरै क्षेत्र है। ठीक है, पांड्य यहाँ पर देखो दिखाया गया हुआ है। और इनका राजकीय चिन्ह क्या था भैया, मछली था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था भैया, मछली था। और जो है महत्वपूर्ण शासक पांड्य के कौन थे, तो नेडियोन, और कौन था भैया, नेडुंजेलियन था। नेडुंजेलियन जो है ये क्या था भैया, पांड्य का क्या था भैया, शासक था, पांड्य शासक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य का चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बाघ है दिखाया गया हुआ ना, राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय चिन्ह के साथ दर्शा दिया गया हुआ। चोल राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। 3 राज्यों में सबसे पहले चोल राज्य का उद्भव हुआ। किसका हुआ भैया, तीनों राज्यों में जो है सबसे पहले चोल राज्य का उद्भव हुआ। किसका हुआ भैया, चोल राज्य का जो है क्या हुआ था, उद्भव हुआ था तीनों राज्यों में। ठीक है, तीनों राज्यों में जो है सबसे पहले चोल राज्य का क्या हुआ, उद्भव हुआ। करिकाल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। क्या था भैया, करिकाल जो था ये इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था भाई। और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये देखो पूछा गया है शिफ्ट 3 में। अभी तो फिलहाल जो है आप लोगों को जीएस वगैरह देखने को कम मिलता है रेलवे के एग्जाम्स में, करंट अफेयर सब देता है। ठीक है, करिकाल द्वारा जो है पुहार कावेरी पत्तनम नामक शहर की स्थापना की गई। करिकाल के द्वारा क्या किया गया भैया, पुहार या फिर जो है कावेरी पत्तनम नामक जो शहर था उसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे अपनी राजधानी उरैयूर से जो है पुहार स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी जो थी वो उरैयूर से जो है पुहार स्थानांतरित की थी। कौन था भैया, वो करिकाल था। करिकाल ने जो है अपनी राजधानी जो है कहाँ से भैया, उरैयूर से जो है पुहार जो है स्थानांतरित की थी, क्योंकि करिकाल द्वारा ही क्या किया गया था, कावेरी पत्तनम या फिर पुहार की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, वेड़ी कोविलवेन्नी के युद्ध में जो है करिकाल ने चेर पांड्य सहित जो 11 राजाओं के संघ को पराजित किया था। करिकाल जो था भाई, वेड़ी के जो है युद्ध में जो है, वेड़ी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो करिकाल और जो चेर पांड्य सहित जो 11 राजाओं का संघ था उसको जो है करिकाल ने जो है अकेले परास्त किया था भाई। ठीक है, करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर 12,000 युद्ध बंदियों को लाकर कावेरी नदी पर 1600 किलोमीटर लंबा बांध तथा जो है पुहार बंदरगाह बनवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई करिकाल ही ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। क्या किया, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और वहां से 12,000 युद्ध बंदियों को लाया था। कितने लोगों को लाया था भाई, 12,000। ये इंपॉर्टेंट है, 12,000 युद्ध बंदियों को लाकर जो है भैया क्या किया, कावेरी नदी पर जो है 1600 किलोमीटर लंबा बांध तथा पुहार बंदरगाह बनवाया। पुहार जो है बंदरगाह बनवाया और जो है 1600 लंबा जो है 1600 किलोमीटर जो है 160 किलोमीटर जो है लंबा जो है बांध बनवाया था इसने। ठीक है, चोल शासक पेरुनर किल्ली द्वारा जो है राजसूय युग करा गया। चोल शासक जो पेरुनर किल्ली जो था उसके द्वारा जो है राजसूय जो है यज्ञ करवाया गया था। ठीक है भाई, अब चलिए हम लोग देखते हैं चेर राज्य। इसका जो चिन्ह था वो धनुष था। चेर राज्य के बारे में, इस वंश का प्रथम शासक उदयनजेरल को माना जाता है। उदयनजेरल के विषय में मान्यता है कि वह महाभारत यानी कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। भाई समझ रहे हो, उदयनजेरल जो था भाई, उदयनजेरल, यही ऐसी इसकी मान्यता मानी जाती है कि यही एक ऐसा शासक था जिसने जो है भैया क्या किया था कि जितने भी महाभारत वाला जो युद्ध हुआ था यानी कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें भाग लेने वाले सभी के सभी योद्धाओं को इसने भोजन करवाया था। सेन गुट्टुवन इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने चेर राज्य की पत्नी पूजा, एक सेकंड, इसने जो है चेर राज्य में जो है पत्नी पूजा, चेर राज्य की मैंने कह दिया ना, इसने चेर राज्य में जो है पत्नी पूजा यानी कि कड़ग्गी पूजा जो है प्रारंभ की। भाई यही एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। कौन था भैया, सेन गट्टुवन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पांड्य राज्य। पांड्य राज्य की क्या थी भैया, राज की चिन्ह ये मछली थी। ठीक है, इस वंश का पहला शासक नेडियोन को माना जाता है। किसको माना जाता है, नेडियोन को माना जाता है। नेडुंजेलियन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। नक्कीरर भांगुद्दीन मरुदन जैसे विद्वानों को
इससे ने जो है संरक्षण दिया था। क्या किया था भैया? इसने जो है इन विद्वानों को संरक्षण दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानना इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पर पूछ लेता है। चेर चोलाजी के जो राजकीय चिन्ह होते हैं और जो है कौन से कार्य इनके थे, ये थोड़ा सा कार्य वगैरह के बारे में पूछता है। तो ये जो है करिकाल वाला जो है ये याद कर लेना, ठीक है। और वेड़ के युद्ध में जो है करिकाल ने जो है क्या किया था भैया? चेर पांड्य और सहित जो है 11 राजाओं को पराजित किया था। और जो है ये चोल राज्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। और चेर राज्य में जो है सबसे ज्यादा प्रमुख शासक जो है उदयनजेरल था। और जो है भाई कौन था? सेनगट्टुअन था, ठीक है। इसने पत्नी पूरे प्रारंभ की थी। यही इतना मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेनुजेलियन ने चोल, चेर और अन्य 5 राजाओं के संघ को जो है त्या तयांगलांगनम यानी कि तंजौर में युद्ध में पराजित किया भाई। अब देखो भाई, यही एक ऐसा शासक था जिसने चोल, चेर व अन्य 5 राजाओं के संघ को तंजौर के युद्ध में जो है पराजित किया था। पांड्य राज्य की जो है जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वो क्या थी भैया? ये वेंगी नदी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वो कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी, ठीक है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। पांड्य जो राज्य था उसके जो राजाओं थे उनके जो है संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरै में हुआ था। द्वितीय जो है कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम जो है मदुरै में हुआ था। मतलब पहला और तीसरा जो है मदुरै में हुआ था, द्वितीय जो है कपाटपुरम में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और प्रथम जो संगम था उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। और इसके संकलन जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है भाई। मतलब समझ लो, इसका जो है प्रथम संगम का जो है संकलन जो है वो उपलब्ध नहीं है। द्वितीय जो है संगम था वो जो है कपाटपुरम में हुआ था। इसके जो है अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि व जो है तोलकप्पियर, ये जो है क्या था भैया? अध्यक्ष थे। वर्तमान में एकमात्र ग्रंथ जो है तोलकप्पियम उपलब्ध है, ठीक है भाई। और तृतीय जो संगम है इसमें जो है मदुरै में हुआ था। इसके जो है कौन थे भैया? एक सेकंड। नक्कीरर थे। कौन थे भैया? इसके नक्कीरर थे। और जो कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, कई ग्रंथ जो है उपलब्ध है। यानी कि भाई समझ रहे हो, द्वितीय के सिर्फ एक ही ग्रंथ है, तृतीय के कई ग्रंथ हैं, प्रथम के भाई कोई ग्रंथ नहीं है। प्रथम के क्या है भैया? वो कोई भी ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं है प्रथम के। प्रथम के जो है भाई कोई भी उपलब्ध नहीं है, ये चीज याद रखना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संगम साहित्य, एक सेकंड। संगम साहित्य के जो है अनमोल रत्न, द्वितीय संगम के दौरान संकलित एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ जो है तोलकप्पियम यह है। यह तमिल व्याकरण एवं जो है अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार जो तोलक्का जो है, सॉरी तोलकाप्पियम, ये जो है यह क्या है? तो यह भाई तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। कुरल यानी कि तिरुकुरल में रचित जो है तिरुवल्लुवर है। के रचयिता जो है कौन है भैया? तिरुवल्लुवर है। कुरल के रचयिता कौन है भैया? तिरुवल्लुवर है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मानकर चलो भाई। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आग लगा तो आगे ही समझ लो लग गया है। ये सब पूछा गया है, ठीक है। कुरल में जो है पंचवेद, पुरल को जो है कुरल को पंचवेद एवं जो है तमिल साहित्य का जो है बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि पंचम वेद जो है किसे कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है। मतलब 4 ही वेद हम लोग मानते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 ही वेद हैं। लेकिन भाई जो पंचम वेद मान्यता उसको दी जाती है, सिर्फ मान्यता दी जाती है, वो कौन है? कुरल है। और कुरल को ही क्या कहा जाता है? साहित्य, तमिल में जो है साहित्य की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे जो ये तोल्काप्पियम के लेखक जो है तोल्काप्पियर थे, ठीक है। तोल्काप्पियम के लेखक जो है तोल्काप्पियर थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। संगम काल के जो है 5 महाकाव्य, ये हम लोग देते हैं। इस काल में 5 महाकाव्यों का वर्णन प्राप्त है, जिसमें से वर्तमान में 3 ही उपलब्ध हैं। भाई जो संगम काल था इसमें 5 महाकाव्यों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें से हमें कितने अभी मौजूदा समय में प्राप्त है? तो भाई सिर्फ और सिर्फ जो है 3 ही उपलब्ध है। महाकाव्य कौन सा हो गया? शिलापाधिकारम, इसके जो लेखक जो है इलांगो आर्डिगल थे। इसमें विषय वस्तु किसका दिया गया? कोवलन और जो है कप्पड़गी यानी कि कन्नगी की कथा है। और जो है मणि जो है मेखले, इसके जो है लेखक कौन थे? शीतले जो है सत्यनारायण थे। इसके विषय वस्तु क्या था भैया?
कोलन व माधवी की पुत्री जो है मणि मेखले की कथा है। इसमें ये दिया गया हुआ जीवक चिंतामणि, ये पूछा गया प्रश्न भाई, जीवक चिंतामणि ये इंपॉर्टेंट है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है भैया? तिरुत्कदेवर। ये जो है भैया नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बताओ इतने इतने कठिन नाम है। तिरुत्कदेवर ये जो है भैया इसके लेखक थे, और इसकी विषय वस्तु क्या थी? जीवन की जो है जीवक की जो है जीवन कथा। जीवक की क्या थी भैया? इसमें जीवन कथा थी जीवक चिंतामणि में। वलयपति महाकाव्य और जो है कुंडल कोश केसी जो है ये महाकाव्य, लेकिन जो है भाई लेखक और जो है इनकी विषय वस्तु की प्राप्त नहीं है अभी, सिर्फ 3 ही प्राप्त थी। ठीक है। संगम कालीन जो है शासन व्यवस्था, तो संगम कालीन प्रशासन जो है वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। भाई याद रखना कि संगम कालीन जो प्रशासन था वो कैसा था? तो वह जो है भैया वंशानुगत था। वंशानुगत जो है राजतंत्रात्मक था। संगम काल में जो है राजा को कौन मन्नम वेंदन और जो है कार्यवन इरेवन आदि उपाधियां दी जाती थी। भाई समझ रहे हो, संगम काल में राजाओं को कौन कौन सी उपाधियां दी जाती थी? कौन मन्नम वेंदन कार्यवन इरेवन, ये इतनी उपाधियां जो है ये संगम काल के राजाओं को दी जाती थी। मंडलम से छोटा नाडु, नाडु से छोटा उर से में जो है भैया उर से जो है छोटा क्या होता था? ये प्रशासनिक विभाजन दिया हुआ। मंडलम सबसे बड़ा होता था, नाडु उससे छोटा, उर जो है उससे छोटा। उर को जो है ये 3 भाग थे भैया, श्रीयूर, पेरूर, मुदुर। ये जो भैया श्रीयूर क्या होता था? ये छोटा ग्राम होता था। पेरूर जो है ये बड़ा ग्राम होता था। मुदुर जो है ये प्राचीन ग्राम होता था। भाई समझिए ये प्रशासनिक विभाजन था, मतलब मंडलम सबसे बड़ा उससे छोटा, नाडु फिर उससे छोटा, उर और फिर उससे छोटे, ये तीनों थे। कौन भैया? श्रीयूर, पेरूर, मुदुर। श्रीयूर क्या था भैया? छोटा ग्राम था। पेरूर जो है बड़ा ग्राम, और जो है भैया एक सेकंड, पेन गिर गया, पेन पता नहीं कैसे गिर गया, एक सेकंड रुक जाओ भाई। और जो भैया मुदुर जो था ये प्राचीन ग्राम था। ये इसका क्या था भैया? ये प्रशासनिक विभाजन था। संगम काल में जो है भूमि का वर्गीकरण पाले या इसी को पिलाई कहा जाता था। इसका जो है विवरण जो है मरुभूमि या फिर शुष्क भूमि के आधार पर था। मतलब जो है भाई भूमि के जो है प्रकार किस प्रकार से थे? पाले था, मुल्ले था यानी कि उसी को पिलाई कहा जाता है, या फिर मरुडम था, कुरिंजी था, नेडल यानी कि नेतल था। ये जो है इतने प्रकार की भूमियां थी। और जो है पाले जो है वो किस प्रकार की भूमि होती थी? मरुभूमि या फिर शुष्क भूमि। मुल्ले जो होती थी ये चारागाह या वन क्षेत्र होता था। मरुडम ये जो है कृषि योग्य या उपजाऊ भूमि होती थी। और जो कुरिंजी ये जो है पर्वतीय क्षेत्र होता था। और जो है नेडल या फिर नेतल ये जो है समुद्र तटीय प्रदेश होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख देवता कौन थे भैया? तो तमिल क्षेत्र के जो है प्राचीन देवता मरुगन या फिर वेलन थे। तमिल प्रदेश में जो है प्रदेश के प्राचीन देवता जो है मुरुगन या फिर जो है वेलन थे, जिनके बाद जो है सुब्रान सॉरी जिन्हें बाद में जो है सुब्रामण्यम भी कहा गया। क्या कहा गया भैया? सुब्रामण्यम भी कहा गया। तमिल प्रदेश में जो है प्राचीन देवता मरुगन या वेलन थे, और जिन्हें बाद में क्या कहा गया भैया? सुब्रामण्यम भी कहा गया। क्या कहा गया? सुब्रामण्यम भी कहा गया। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है मैं भाई शायरी सुना दूं क्या? शायरी सुना दे क्या? एक छोटी सी शायरी सुना दूं? क्या कहते हो? सुना ही दिया जाए। परिंदों को डालकर दाने मार देते हैं, परिंदों को डालकर दाने मार देते हैं। क्या कहते हो? फिर से शुरू किया जाए, छोड़ो फिर से शुरू करते हैं। अर्ज किया है, बोलो जल्दी भाई। वाह वाह। ओ व्हाइट शर्ट बोलना भाई, वाह वाह। अरे बैगनी वाले तू भी बोलना भाई, वाह वाह। अर्ज किया है, परिंदों को डालकर दाने मार देते हैं, लड़कों को अक्सर ताने मार देते हैं। परिंदों को डालकर दाने मार देते हैं, लड़कों को अक्सर ताने मार देते हैं। कभी पूछना उनसे उदासियों का सबब, कभी पूछना उनसे उदासियों का सबब, ये लड़के मुस्कुराकर बहाने मार देते हैं। ये लड़के मुस्कुराकर बहाने मार देते हैं। ये नए नए शौक भी अब पाले कौन, ये नए नए शौक भी अब पाले कौन, ये तो शौक भी अपने पुराने मार देते हैं। किसी से कहते कहाँ है दिल का हाल, किसी से कहते कहाँ है दिल का हाल, आंसुओं को भी अपने सिरहाने मार देते हैं, आंसुओं को भी अपने सिरहाने मार देते हैं। भाई ये हम लड़कों की कहानी है, ये हम
लड़कों की कहानी भाई, हम लड़के जो है जितने संतोषी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई होता होगा। अभी एक लड़के की बात जो है आप लोगों ने सुनी होगी आईफ़ोन के मामले में, भाई तो वो ऐसा रहा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई लड़के जो है ऐसे ही होते हैं भाई, ताने भी मार देते हैं लड़कों को और अपने वो मुस्कुराहट के जो है भाई बहाने मार देते हैं, शौक जो पुराने हैं वो भी मार देते हैं और आँसुओं को भी अपने सिरहाने मार देते हैं भाई। तो ये याद रखना, हम लड़के जो है भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। आप कहेंगे लड़कियां भाई करती हैं, लड़कियों को भाई सबकी जगह अपनी अपनी जगह है, सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पुनः। प्रमुख बंदरगाह में जो है भैया पुआर चोलों का, मुजरिस तथा जो है तोंडी जो है ये चेरों का, तथा जो है कोरकई जिसको कोलची, सलियूर ये पांड्यों का प्रमुख बंदरगाह था। पुआर ये जो है चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस था जो है तोंडी ये चेरों का प्रमुख बंदरगाह था। और जो है कोरकई यानी कि कोलची जो था, और जो है सलियूर ये जो है क्या था भैया, पांड्यों का जो है प्रमुख बंदरगाह था। काली मिर्च का प्रमुख निर्यातक जो है पत्तन जो है कौन था भैया, मुजरिस था। ये याद रखना कि जो है काली मिर्च का निर्यातक प्रमुख बंदरगाह कौन था भैया, तो मुजरिस था। कौन था भैया, मुजरिस था। पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित अरिकामेडु बंदरगाह को जो है पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी में पोडुका कहा गया है। ये याद रखना भैया, पोडुका कहा गया किसमें, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसके बारे में, जिसमें क्या दिया गया, लाल सागर और हिंद महासागर के बारे में वर्णन किया गया हो। और भाई ये पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, इसके लेखक का हमें पता नहीं है भाई। और इसमें क्या दिया गया हुआ भैया, तो इसमें जो है पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जो है अरिकामेडु जो बंदरगाह था उसको जो है पोडुका कहा गया है, पोडुका कहा गया है। ठीक है भैया। संगम कालीन कर कौन कौन से थे, करई था, पाडुवाड़ी था और जो उल्गो था। करई जो होता था ये भूमि उपज का जो है 1/6 भाग होता था। पाडुवाड़ी जो था ये राजा को उपहार के रूप में दिया गया कर है। और जो उल्गू ये जो था पथकर या जो है सीमा शुल्क था। कर वसूलने वाले अधिकारी को जो वारियार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कर वसूलता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो वारियार कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया, वारियार कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। अब हम लोग क्या देख रहे होंगे साथियों, महाजनपद काल के बारे में। जनपद का अर्थ क्या होता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना गांव अपना पांव रखता है या बस जाता है। लोग, कुल या जनजाति, यानी कि जन मतलब क्या हुआ भाई, लोग हुए हैं, कुल हुई या फिर जनजाति, ये जो होते थे भैया। ये देखो यहाँ पर अस्मक गलत लिख दिया भाई, इसको पहले ही काट लो। ठीक है, भूखंड जो होता था इस पर जो है भाई क्या होता है कि जो है जनपद का शाब्दिक अर्थ ऐसा भूखंड जहां जो है कोई जन अपना पांव रखता है या फिर बस जाता है, उसी को जनपद कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए थे। मतलब भाई जब 6वीं शताब्दी आई भाई, तो वह जो है छोटे छोटे जनपद, जैसे एक जनपद यहाँ, एक जनपद यहाँ, ये मिलकर एक बड़ा मगध हो गया। ये क्या हो गया भाई, मगध वाला रीजन हो गया। तो इसी प्रकार से जो है चीजें हो गई कि छोटे छोटे मिलकर जो है बड़े बड़े बन गए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ था भैया, छोटे जो है जनपद मिलकर क्या हो गए, महाजनपदों में तब्दील हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो है सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था, अस्मक था। अस्मक यहाँ पर लगभग पड़ेगा, क्या था भैया, अस्मक था। अस्मक इसी के इर्द गिर्द पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आसपास में। ठीक है, अस्मक वाला रीजन ये था। ठीक है, अस्मक था, यहाँ पर क्या था भैया, अस्मक था। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य बॉक्स हम लोग देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये याद रखना कि भाई जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो महाजनपद वगैरह के बारे में उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, 16 महाजनपदों का। तो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इन दोनों जगहों पर हमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है ना भाई, इसमें ही 8 महाजनपद स्थित है। इसमें क्या भैया, 8 महाजनपद टोटल स्थित है। कितने भाई, 8 महाजनपद। समझो भाई उत्तर प्रदेश उस टाइम भी कितना बड़ा हुआ करता था, मतलब सारे महाजनपदों को अकेले समेट के बैठा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों एवं उनकी राजधानियां, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, और जो है वर्तमान स्थिति जो है वो कहाँ पर है इनकी। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी भैया। और जो है वर्तमान राज्य या वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित,
माना जाएगा। अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाएगा तो बिहार राज्य का जो है भागलपुर व जो है मुंगेर जिला, बिहार राज्य का जो भागलपुर और मुंगेर जिला है, यहाँ पर जो है अंग था। अस्मक जो है जिसकी राजधानी पैठन या पोटन थी, यह जो है गोदावरी नदी के तट पर माना जाएगा आज के समय में। और जो है अवंती, इसकी राजधानी जो है उज्जैनी थी या फिर जो है महिष्मती। महिष्मती मतलब अब बता रहा हूँ किस प्रकार से। तो उज्जैनी जो थी ये उत्तरी अवंती की थी, महिष्मती जो है ये दक्षिणी अवंती की थी। क्या थी भैया? उज्जैनी जो है ये उत्तरी अवंती की थी और जो है महिष्मती जो है ये दक्षिणी अवंती की थी। वर्तमान में इसका राज्य क्षेत्र क्या है? पश्चिमी और जो है मध्य मालवा क्षेत्र है। चेदी जो है ये इसकी सुक्तिमती या सुथिमवती जो है इसकी क्या थी? राजधानी थी। वर्तमान अवस्थिति इसकी क्या है? बुंदेलखंड शहर है। गांधार की तक्षशिला या फिर जो है पुष्कलावती थी, जिसका जो है पाकिस्तान में जो है पेशावर तथा रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र था वहां पर जो है गांधार जो है वो एरिया था। काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है ये जो है वर्तमान स्थिति है। कंबोज, कंबोज की हाटक या फिर जो है राजपुर थी। कश्मीर का पुंछ क्षेत्र तथा पाकिस्तान का राजौरी और हजारा जिला जो है ये इसकी वर्तमान स्थिति है। कौशल की जो है कुसावती व श्रावस्ती, सहेत महेत, कोसावती कुसावती व जो है श्रावस्ती जो है कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी वर्तमान स्थिति क्या भैया? उत्तर प्रदेश का जो है गोंडा, बहराइच और फैजाबाद मंडल ये जो है कौशल उस टाइम हुआ करता। अब इनकी राजधानियों से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। जैसे अंग की राजधानी चंपा है, अस्मक की पैठन है, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती है, चेदी की जो है सुक्तिमती है या फिर जो है सोतिवती है, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, कंबोज की हाटक या फिर राजपुर, कौशल की जो है कुसावती या व श्रावस्ती, कौशल की कुसावस्ती व श्रावस्ती और जो है कंबोज की हाटक या फिर राजपुर, काशी की वाराणसी, गांधार की तक्षशिला या फिर जो है पुष्कलावती थी और जो चेदी की जो है सुक्तिमती या सोथिमवती थी और जो अवंती की उज्जैनी व महिष्मती थी। क्या थी? उज्जैनी और जो है महिष्मती थी। अस्मक की पैठन या फिर पोटन थी। अंग की जो है भैया चंपा थी। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ राजधानियों से, ठीक है। कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ। मगध की जो है गिरिब्रज या फिर राजगिरी थी। मल्ल की जो है कुशीनारा व पावा थी। मत्स्य की जो है भैया विराटनगर। पांचाल की जो है अहिच्छत्र और जो काम्पिल्य जो है ये दक्षिणी पांचाल की थी। काम्पिल्य जो है ये दक्षिणी अहिच्छत्र जो है उत्तरी पांचाल की। सूरसेन की जो है मथुरा थी। वज्र की वैशाली थी और वत्स की जो है भैया वो कौशाम्बी थी, ठीक है। कुरु जो है ये जो है दिल्ली व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र थे अभी फिलहाल। और मगध जो है ये कहाँ पर हुआ करता था? तो ये कहाँ पर है अभी फिलहाल? पहले जो है जो मगध हुआ करता था वो पटना व दक्षिण बिहार का क्षेत्र में अभी फिलहाल माना जाता है कि यहाँ पर मगध जो है महाजनपद था। और मल्ल जो है ये उत्तर प्रदेश का देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व बस्ती जिला आता था। मत्स्य जो है ये राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले में। और जो है भैया पांचाल ये उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद, बरेली व जो है बदायूं का क्षेत्र था। सूरसेन जो है ये उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र। वज्र जो है मुजफ्फरपुर बिहार का जो है समीपवर्ती क्षेत्र, ठीक है, मुजफ्फरपुर का समीपवर्ती क्षेत्र। कौशाम्बी जो है ये वत्स जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, बांदा व कौशाम्बी जिला ये जो है क्या होता था भैया इस टाइम है, ठीक है। इनकी राजधानियों को याद रखना। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर जो है राजगिरी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा व पावा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या फिर जो है काम्पिल्य और जो है सूरसेन की राजधानी मथुरा, वज्र की जो है वैशाली, वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धकालीन भारत के जो है गणराज्य, विश्व का पहला गणराज्य जो है वैशाली में जो है लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणराज्य कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो है भैया ये जो है वैशाली में जो है लिच्छवियों द्वारा जो है स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। पहला गणतंत्र जो है भैया कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। 10 गणराज्य जो है ये कौन कौन से थे? तो वैशाली के जो है लिच्छवी, मिथिला के विदेक, कुशीनारा के मल्ल, पावा के जो है मल्ल और जो है रामगाम के जो है भैया कोली, कपिल वस्तु के जो है शाक्य और जो है पिप्पलीवन के जो है मोरी और जो है अलकप्प के जो है बुली व जो है केशपुत के जो है कालाम व जो है सुनसामार गिरी के जो है भैया भग्ग, ये जो है क्या थे भैया 10 महत्वपूर्ण गणराज्य थे। ये बुद्धकालीन भारत में जो है गणराज्य क्षेत्र हुआ करते थे। प्रमुख तत्व एवं कूटनीति देखते हैं। तो वज्र संघ जो है 8 कुलों का संघ था। वज्र संघ जो था ये 8 कुलों का संघ था।
ज्ञात्रिक, विदेह, वज्र तथा लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख कुल थे। ज्ञात्रिक, विदेह, वज्र तथा लिच्छवी, ये जो है क्या थे भैया, वज्र संघ के क्या थे भैया, प्रमुख जो है कुल थे। ये क्या थे, वज्र संघ के प्रमुख कुल कौन कौन से थे, ज्ञात्रिक, विदेह, वज्र तथा लिच्छवी, ये चारों क्या थे भैया, प्रमुख कुल थे। कुल 8 कुलों से जो है मिलकर वज्र संघ बना था। महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रिक कुल में जन्म लिए थे। महावीर जो स्वामी थे वो जान ही रहे हो भैया, ये ज्ञात्रिक कुल में जो है संघ लिए थे। ये वज्र संघ में, इस प्रकार से मान लो सीधा, वज्र संघ जो था उसमें जो है इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है। वैवाहिक संबंध, बुद्ध में के जो है समकालीन वत्स महाजनपद के शासक उदयन का विवाह अवंती के शासक चंड प्रघोत की पुत्री जो है वासदत्ता से हुआ था। बुद्ध के समकालीन कौन थे भैया, महाजनपद के जो है वत्स महाजनपद के कौन थे भैया, तो वह जो है शासक उदयन थे। हाँ, वत्स महाजनपद जो था उसके शासक कौन थे, उदयन थे। उनका विवाह अवंती के शासक चंड प्रघोत की जो पुत्री थी वासदत्ता, उनसे हुआ था। बुद्ध के समकालीन वत्स महाजनपद के शासक उदयन का विवाह जो है अवंती के शासक चंड प्रघोत की पुत्री वासदत्ता से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। कौशल के राजा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कि जो है भैया कौशल के राजा थे प्रसेनजित, उनकी पुत्री कौन थी भैया, तो वजीरा थी। वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया था। किसने भैया, कौशल के राजा प्रसेनजित ने किया था। ठीक है। पांडु रोग से ग्रसित अवंती के शासक चंड प्रघोत के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये याद रखना कि जो है भैया ये पूछा गया प्रश्न है 2019 में सीपीओ में, कि पांडु रोग से जो ग्रसित अवंती के शासक चंड प्रघोत थे, उनके उपचार के लिए जो है किसने अपना क्या भेजा था भैया, राजवैद्य भेजा था। तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था वहां पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था जब जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अजातशत्रु अपने मंत्री जो है सुनिध तथा जो वत्सकार की मदद से लिच्छवी गणराज्य में फूट डालकर लिच्छवी गणराज्य को समाप्त कर दिया। बासाड़ की पहचान जो है प्राचीन वैशाली से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यही इतना कि बसाड़ की पहचान जो है भैया वह जो है किस प्रकार से की जाती है, तो प्राचीन वैशाली से की जाती है बसाड़ की जो है पहचान। बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है मगध के शासक कौन कौन थे। हर्यक वंश हुआ 1544 ईसा पूर्व से जो है 412 ईसा पूर्व तक था। ये बिंबिसार जो है भैया इसमें सबसे पहला शासक हुआ, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। इसको उपाधि जो है श्रेणिक की मिली थी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, उपाधि इसको जो है कुड़िक की मिली हुई थी। फिर उदयन हुआ 460 से 444 ईसा पूर्व, उदयन के उत्तराधिकारी। फिर उदयन के उत्तराधिकारी जो हुआ था कौन था, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये जो है 412 ईसा पूर्व तक जो है ये सब रहे थे। फिर आया शिशुनाग वंश। इनका क्रम याद रखना भाई, इनका जो है भाई क्रम याद रखना। इनका जो है भाई क्रम याद रखना। इसी को जो है शिशुनाग वंश कहते हैं, या फिर जो है इसी को नदीगण वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है नदीगण वंश भी कहा जाता है। उसके बाद जो है क्या आ जाता है भैया, नंद वंश आ जाता है। ठीक है, ये भी दूसरा ही है। ठीक है, क्रम पुष्ट रहता है हरेक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश आता है। तो शिशुनाग वंश जो है भैया ये 412 से 344 ईसा पूर्व तक, इसमें शिशुनाग था, फिर कालाशोक, फिर जो है कालाशोक के 10 पुत्र। इस वंश का अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन था। शिशु नाग वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, तो नंदीवर्धन था, ये याद रखना। फिर जो है यही नदीनग वंश भी इसी को कहा जाता है। नदीनग जो है वंश भी इसी को कहा जाता है, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व। वही चीज है कि शिशुनाग और जो है कालाशोक, फिर कालाशोक के 10 पुत्र। उसके बाद कौन सा आता भैया, नंद वंश आता है। नंद वंश जो है भैया ये 344 से जो है 322 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है महापद्मनंद जो है 344 से 340 ईसा पूर्व तक जो है ये क्या था भाई, शासक था। फिर घनानंद था। घनानंद जो है भैया ये कब से कब तक, तो ये जो है 340 के बाद जो है ये चलता है। और इसकी मृत्यु जो है भाई जानते हो घनानंद को कौन मारता है, मौर्य सम्राट शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब भाई वो शासक तो बाद में होते, पहले इसको मारते हैं फिर शासक बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हर्यक वंश के बारे में प्रमुख तथ्य, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार जो था भैया इसने क्या किया भैया,
कि अपना जो इसका साम्राज्य था उसका विस्तार इसने जो है अपने वैवाहिक संबंध, भाई इनकी पुत्री से विवाह, उनकी पुत्री से विवाह, उनकी पुत्री से विवाह, उनकी बहन से विवाह, उनकी सास से विवाह, मतलब सास से नहीं भाई, मतलब विवाह तो विवाह भाई, मतलब किसी ना किसी रूप में ये विवाह कर लेता था किसी ना किसी से। और विवाह कर लिया तो भैया अब तो ये राज्य हमको चाहिए, वरना हम आपकी बहन को ये करेंगे, वो ऐसा करेंगे, या आपकी पुत्री को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब किसी ना किसी रूप में इसने हथिया लिया भाई बिंबिसार ने। कौशल नरेश जो प्रसेनजित है उसकी बहन जो है महाकौशला से हुआ, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री जो है चिलना से हुआ, तथा मध्य देश की राजकुमारी जो है भैया क्षेमा से हुआ इसने किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चिलना से विवाह किया तथा मध्य देश की राजकुमारी जो है क्षेमा से इसने विवाह किया था। किसने? बिंबिसार ने। हरेक वंश के शासकों ने अपने जो है पिता की हत्या कर सिंहासन ग्रहण किया था, इसलिए इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहा गया। भाई हर्यक वंश जो था इसमें जो है क्या किया था भैया, सबने अपने अपने पिता को मारकर जो है राजगद्दी ली थी, तो भाई इसीलिए इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदिन ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदिन ने क्या किया था भैया? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु का जो कि उत्तराधिकारी था इसने मगध राज्य की राजधानी राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब याद रखने की ट्रिक देखो भाई राजधानी परिवर्तन की। तो राजगिरी से जो है भाई यानी कि गिरिब्रज से जो है उदिन द्वारा जो है किया गया था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। फिर पाटलिपुत्र जो था पाटलिपुत्र से जो भैया कहाँ पर कर दिया गया? वैशाली में। किसके द्वारा किया गया? शिशुनाग के द्वारा। यानी कि भैया जो है भैया मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से जो है भैया वैशाली कौन लेकर गया? तो शिशुनाग लेकर गया। फिर वैशाली से जो भैया पाटलिपुत्र फिर कौन को लेकर गया? तो काला शोक के द्वारा जो है मगध राज्य की राजधानी को जो है भैया वैशाली से जो है पुनः जो है पाटलिपुत्र ले गया। कौन भैया? काला शोक ले गया। ठीक है। शिशुनाग और जो है नंदवंश एवं नंदवंश कलिंग विजय साक्ष्य इसमें दिए गए। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। खारवेल के जो है आर्थिक गुंफा अभिलेख से साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा महापद्मानंद के आदेश ने जो है कलिंग में एक नहर निकाली गई। कलिंग में एक नहर निकाली गई थी। खारवेल अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय की और जो है जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गए। जिनसेन की जो एक प्रतिमा थी उसको उठा ले गए थे और जो भैया इन्होंने जो है महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। महापद्मानंद की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो महापद्मानंद को पुराणों में सर्वछत्रांक और जो है आप अपुरो परशुराम अपुरो जो है परशुराम कहा गया है। महापद्मानंद को पुराणों में जो है सर्वछत्रांतक और जो भैया क्या कहा गया? अप्रो जो है परशुराम कहा गया। मौर्य वंश की अब स्थापना हो जाती है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की गई सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मन्द वंश की स्थापना हुई। यहीं पर शिशुनाग वंश और जो है नंद वंश की जो है पूर्णतः समाप्ति हो जाती है भैया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य को पूर्णतः एक ही बार में समाप्त कर रहे होंगे और वो काफी लंबी क्लास होगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। और भाई क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।